Good morning, all of you. रुको ज़रा, सब्र करो, शुरू करते हैं. Yes. Okay, good morning, all of you. चलो, आई नो कि आज मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी द शो मस्ट गो ऑन. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. तो हम लोग कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था. आई होप कि आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया. एंड कोई दिक्कत गई, एनीथिंग? स्मार्ट लग रहे हो, अच्छा, थैंक यू थैंक यू. अरे मैं पूछ क्या रहा हूँ और आप कह रहे हो, ठीक है, थैंक यू थैंक यू. ओके, होमवर्क में कोई दिक्कत गई बेटा किसी को? एनी डिफिकल्टी विद द होमवर्क? प्लीज एक्सप्लेन फर्स्ट वन. ओके, चलो आ जाते हैं पहले वाले में. पहला क्वेश्चन. ये वो एरिया था जिससे हम लोगों ने शुरू किया था, ठीक है. इसमें आपको ये पहचानना था कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना है, इश्यूड शेयर कैपिटल कितना है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कितना है, कॉल्ड अप कितना है, पेड अप कितना है, एंड कॉल्स इन अरियर्स कितना है, ठीक है. हालांकि मैं अभी ये नहीं चाहता कि आप लोग राइट नाउ प्रेजेंटेशन के पीछे जाएं, क्योंकि मैंने अभी तक वो आपसे डिस्कस नहीं किया है, ठीक है. मैंने अभी तक आपको प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया है. वो यूनिट 1 में था जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, ठीक है. तो वी विल कम बैक टू इट, ठीक है. लेकिन हाँ, मैं सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग सिर्फ पहचान पा रहे हो, ठीक है. पहचान कौन? ओके, सो एज अ रिजल्ट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ क्या लिखा है, बहुत कुछ लिख देता हूँ मैं इधर उधर. चलो ठीक है, कोई नहीं, इधर ही लिख देंगे, इतने में एडजस्ट हो जाएगा. तो अगर मैं यहाँ लिखने जाऊँ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है, सिर्फ पहचानना है. लिखने का तरीका अभी मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ. ऑथराइज कैपिटल तो दिया हुआ है यार, 1 लाख इंटू 10, 1 लाख इंटू 10 यानी 10 लाख, ठीक है. ये हुआ ऑथराइज शेयर कैपिटल. इसमें से कितना हमने इशू किया? इट डिसाइडेड टू इशू 60,000 शेयर्स. सो इसमें से इशूड कैपिटल, ठीक है, इशूड कैपिटल है 60,000 शेयर्स इंटू 10, ठीक है, यानी कितना हो गया? 6 लाख रुपए, ठीक है. ये सारे काल्पनिक फिगर्स है. ओके, these are not the figures that will be counted while taking the total of your balance sheet. Okay, only presentation was the matter. So presentation तो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस ही नहीं किया बेटा, तो वो हम लोग आएंगे अभी. ये पहचान पा रहे हो सब लोग? इशूड के अलावा सब्सक्राइब्ड कितना है? सब्सक्राइब्ड मतलब जितने रुपए के एप्लीकेशन मिले. तो एप्लीकेशन वैसे तो 70,000 के मिले, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने 10,000 रिजेक्ट कर दिए, इसलिए सब्सक्राइब भी 60,000 ही है. 60,000 इंटू 10, दिस इज सब्सक्राइब कैपिटल. जिसमें से कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल कितना है? हमने अभी तक कॉल किया है सिर्फ 9 रुपए पर शेयर, राइट, सिर्फ 9 रुपए पर शेयर, यानी 60,000 इंटू 9, दिस इज द कॉल्ड अप पोर्शन. लेकिन इसमें से पेड अप पोर्शन, पेड अप कैपिटल कितना है? ये जो अमाउंट है इसमें से हमें जो नहीं मिला वो माइनस करना है. तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट हुआ था 5,000 शेयर्स पे 7 पर शेयर ही मिला है, यानी 2 पर शेयर नहीं मिला है. तो 5,000 इंटू 2, 10,000 माइनस करके बाकी का पेड अप कैपिटल, ठीक है.
मेरे ख्याल से 5,30,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5.3 lakhs, करेक्ट? ओके, चलो बाकी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत, एनी इशू इन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ? आई एम श्योर ज़्यादा दिक्कत मतलब कुछ खास उसमें था नहीं, कोई इशू आया नहीं होगा। ओके चलो ठीक है। सो लेट्स गो टू द अदर एरियाज। अदर एरियाज में अभी हमारा जो मेन बचा हुआ है दैट इज प्रोराटा अलॉटमेंट, आज हमें वही डिस्कस करना है। सो टुडे वी विल मूव अहेड विद प्रोराटा अलॉटमेंट, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये थ्योरी भी निपटा लेते हैं, राइट? चलो देख लेते हैं। सो थ्योरी में क्या है? थ्योरी में बेसिकली अबाउट इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ये दोनों जो दिया हुआ है इसके बारे में हमें देखना है। सो इक्विटी प्रेफरेंस बोथ आर शेयर्स, बोथ आर बेसिकली शेयर्स। फर्क सिर्फ इतना है कि इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो इक्विटी में यू आर गेटिंग द शेयर्स एंड यू विल बी getting voting power, means you will be treated as the owner, so you will be having the voting power in the company, ठीक है? one share one voting power, okay? so ऐसा रहेगा। इसके अलावा you might be given a share of profit, you may not be given a share of profit, मतलब आपको डिविडेंड मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, डिपेंड्स, ठीक है? कैसा डिपेंड्स? जो बचेगा तो हम देंगे, नहीं बचेगा तो नहीं देंगे, गारंटी नहीं है, ठीक है? सो दैट इज व्हाट इज द केस विद इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो पोजीशन होता है वो रियल ओनर वाला स्टेटस होता है, एंड एज अ रिजल्ट उनका रिस्क पोजीशन अच्छा खासा होता है। रिस्क पोजीशन ऐसा होता है कि हम लोग नॉर्मली स्पीकिंग एक ही एंगल से सोचते हैं कि सर बचा खुचा पैसा मिलेगा तो फिर कोई खरीदेगा ही क्यों? व्हाई विल एनीवन इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स अगर बचे खुचे भी मिल रहा है तो? सो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि सपोज मेरा बर्थडे है, ठीक है? मेरा मतलब है नहीं अभी, एक्चुअल में नहीं है, हैप्पी बर्थडे बोलना मत शुरू कर देना, मेरा बर्थडे नहीं है, लेकिन सपोज इमेजिन करो आज मेरा बर्थडे सपोज, ठीक है? सो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि कोई यार मेरे को विश करने नहीं आ रहा, तो मैंने खुद ही अपने जेब से पैसे खर्च करके केक ला लिया, ठीक है? मैंने बोला कि चलो यार केक खाते हैं, बढ़िया, ठीक है? बढ़िया एक बड़ा सा केक है, ठीक है? मतलब सफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ अस, ओके? अब इस केक, मेरा ही बर्थडे है, ओनर मैं हूं, बराबर? पार्टी का होस्ट मैं हूं, सो एज अ रिजल्ट पहले मैं थोड़ी ना खाऊंगा, इसलिए पहले वो केक को काटा गया, काट के इट इज ऑफर्ड टू एवरीवन, ऑल द गेस्ट। अब मैं आप सब लोगों में इस केक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, ठीक है? अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त देयर विल बी अ सीक्वेंस, बराबर है कि नहीं? सीक्वेंस कैसा होता है? जनरली स्पीकिंग जैसे अगर मैं आप सबकी बात करूं तो हम लोग कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, बराबर? सो लेडीज फर्स्ट, तो पहले गर्ल्स को सर्व किया जाएगा, ठीक है? तो ये लड़कों का जेंटलमैननेस होता है कि वो स्टेप बैक कर लेते हैं, ठीक है? भले ही दिल में कितना भी बड़ा पत्थर रख के वो लोग ये काम कर रहे हो कि सर वो केक मेरे लिए बचेगा कि नहीं बचेगा मालूम नहीं, बट व्हाटएवर, लेडीज फर्स्ट, है ना? तो पहले सारे गर्ल्स को सर्व किया गया, ठीक है? अब सारे बॉयज की एक ही हालत होगी, कम खाना, ज्यादा नहीं खाना, हमारे लिए बचा के रख, बराबर? चलो व्हाटएवर, ये हुआ, सारे गर्ल्स को ऑफर कर दिया गया, अब बॉयज की बारी आई, अब बॉयज को ऑफर किया गया, ठीक है? मेरा पोजीशन सोच के देखो, मैं कंटिन्यूअस टेंशन में, मेरे लिए बचेगा क्या, बराबर? सो आई एम अंडर अ प्रेशर कि मेरे लिए बचेगा कि नहीं बचेगा नहीं मालूम, बच भी सकता है नहीं भी बच सकता है, ठीक है? सो मेरा जो सिचुएशन है ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे एक इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखो, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कुछ भी ना बचे, बिल्कुल पॉसिबल, ठीक है? ऑल द बॉयज, गर्ल्स ने तो फिर भी थोड़ा ठीक ठाक लिया छोटे छोटे पीसेस केक के लिए, बॉयज तो सीधा टूट पड़े, ठीक है? ये केक रे बाबा मस्त खाने का, एकदम टूट पड़े एकदम, ठीक है? सो केक खा लिया जम के, कुछ भी नहीं बचा मेरे लिए, ठीक है भैया? वो चेरी वेरी भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, क्रीम भी नहीं बचे, कुछ नहीं, ठीक है? कुछ नहीं कर सकते यार, गया, आई हैव टू बेयर इट, ठीक है? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सर ये वक्त में हम लोगों ने एक चीज सीख लिया कि हम लोगों ने डाइट करना चाहिए, हम लोगों ने हेल्दी फूड खाना चाहिए, हम लोगों ने जंक फूड नहीं खाना चाहिए, फैटी फूड ना खाना नहीं चाहिए, ये वो ये समथिंग लाइक दैट, ठीक है? एंड हो सकता है कि सारे बॉयज ने केक ना खाए, है ना? तो अगर ऐसा कुछ हुआ देन बल्ले बल्ले, इन दैट केस ये भी तो हो सकता है कि अच्छा खासा बड़ा सा पीस बच जाए केक का जो मेरा होगा। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पोजीशन कुछ ऐसा ही होता है,
किडिंग मी? हो सकता है कुछ भी प्रॉफिट ना बचे, हो सकता है कुछ भी प्रॉफिट ना बचे, पूरा का पूरा प्रॉफिट सब लोग खा गए, ठीक है? तो एज अ रिजल्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कुछ नहीं बचेगा, पूरा दे हैव टू बेयर इट। बट अगर ये भी हो सकता है कि सब लोगों में बांट पुट के अच्छा खासा एक शेयर बच जाए, और ये अच्छा खासा जो शेयर बचा ये पूरा का पूरा इक्विटी शेयर होल्डर्स का होगा। सो पोजीशन रिस्की है, लेकिन इसमें फायदा भी जम के हो सकता है, नुकसान जरूर हो सकता है, लेकिन फायदा भी जम के हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ रिस्की पोजीशन फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है? सो नाउ ये जो अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बने हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बने हैं, ये इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, ठीक है? देखो, एज एन इन्वेस्टर दो तरह के लोग होते हैं, एक हु वांट अ स्टेक इन द कंपनी, ठीक है, यानी दे आर रेडी टू टेक अ रिस्क, दे आर रेडी टू टेक अ रिस्क बट दे वांट ओनरशिप, ठीक है, उनको ओनरशिप चाहिए। और दूसरे ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ पैसा लगाना है, दे जस्ट वांट टू इन्वेस्ट मनी, बस मेरे को ओनरशिप में कोई लेना देना नहीं, मेरे को पैसा लगाना बस, और पैसे में मेरे को ना एक फिक्स्ड अमाउंट मेरे को मिलते जाना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है? तो ये जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं ये हो गए आउटसाइडर्स, दे माइट इन्वेस्ट इन द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ गिविंग अ लोन, ठीक है? लेकिन नॉर्मली स्पीकिंग हम लोन मांगने पब्लिक के पास तो जाते हैं नहीं, हम लोन किससे मांगते हैं? हम लोन मांगते हैं बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इनसे लोन लेते हैं, बराबर है ना? सो पब्लिक से जनरल एक आम आदमी इंडिविजुअल से तो लोन उठाते हैं नहीं, तो उसका भी एक इलाज है, देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज डिबेंचर्स, ठीक है? सो इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर इवन अ नॉर्मल पब्लिक, कोई भी आप, मैं, हम में से कोई भी किसी कंपनी को एक लोन दे सकता है। So by investing in debentures, what you are actually doing is you are actually giving a loan to the company. The company is taking loan from all of us. So debenture is nothing but a loan taken from public. ठीक है? अच्छा, तो ये लोगों को छोड़ के बाकी लोगों की अगर मैं बात करूं तो they want ownership, उनको तो ओनरशिप चाहिए। तो ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो इस पे भी दो तरह के लोग हो जाते हैं, ठीक है? एक वो जो बिंदास ओनर बनना चाहते हैं, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ओनरशिप तो चाहते हैं लेकिन थोड़ा टेंशन है, ठीक है? हेंस यहाँ पे दो तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आए, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, वेयर प्रेफरेंस शेयर्स में कुछ बातें प्रिविलेज के फॉर्म में उनको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? पहली बात तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पैसे लाइफ टाइम के लिए रहेंगे, जब तक कंपनी है तब तक हमारे पास है। इक्विटी शेयर्स कभी रिडीम नहीं होते, ठीक है? प्रेफरेंस शेयर्स ऑन द अदर हैंड रिडीम होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स ऑन द अदर हैंड इररिडीमेबल नहीं हो सकते। रिडीम मतलब क्या होता है? रीपे करना, ठीक है? इक्विटी शेयर्स के पैसे अगर ले लिए गए तो वो कभी रीपे नहीं होते जब तक कि कंपनी वाइंड अप नहीं होता, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे रीपे करने होते हैं विद इन, मतलब कुछ 8 साल, 10 साल, 12 साल, समथिंग, वॉट एवर इज द ड्यूरेशन, वो ड्यूरेशन एंड होने पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे देने होते हैं, ठीक है? देखो, स्टॉक मार्केट में सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन मैं एक चीज आपको बता देता हूं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर आप देखोगे तो होता क्या है मैं बताता हूं। देखो, एक इन्वेस्टर मेंटालिटी की अगर मैं बात करता हूं, इन्वेस्टर मेंटालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इन्वेस्टर हूं, मैं या तो कंपनी में रिस्क लूंगा या तो बिल्कुल नहीं लूंगा। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो रिस्क टेकर्स, दूसरे रिस्क अवर्स, ठीक है? अगर मैं रिस्क टेकर हूं, मुझे रिस्क से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिस्क में ही इश्क है, बराबर, तो एज अ रिजल्ट मैं इक्विटी शेयर्स एक्वायर कर लूंगा, बराबर। और अगर मुझे रिस्क नहीं उठाना है तो मैं डिबेंचर्स लूंगा, एज सिंपल एज दैट। सो प्रेफरेंस शेयर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये प्रेफरेंस शेयर्स कहीं ना कहीं इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के बीच का रास्ता है, ठीक है? सो ये उतना चलता नहीं है प्रैक्टिकली, अगर मैं देखूं तो उतना ज्यादा इसका चलन नहीं है। कंपनी लोग क्या करते हैं, रिस्क टेकर्स के लिए इक्विटी इशू कर देते हैं, अब बाकियों के लिए डिबेंचर्स इशू कर देते हैं। ये जो प्रेफरेंस शेयर्स बीच का रास्ता रह गया, इसको उतना अपनाते भी नहीं है और लोग उतना चॉइस भी नहीं करते, इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स ज़्यादा मार्केट में हमें दिखता नहीं है। दैट्स द ओनली थिंग। क्या हुआ? ओके, चलो। नाउ प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स में मैंने जो कहा, एक तो रिडीम होता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। दूसरी बात, इस पे डिविडेंड कितना देना है, दैट इज फिक्स्ड इन एडवांस, प्री डिटरमिन्ड, पहले से ही फिक्स किया रहता है, 10% डिविडेंड, 12% डिविडेंड एज द केस में भी, ठीक है? और इसके अलावा तीसरा, इसमें प्रेफरेंस दिया जाता है एट द टाइम ऑफ
रीपेमेंट, यानी अगर मान के चलो कंपनी वाइंड अप हुआ, तो कंपनी वाइंड अप होने पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे देने से पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे देंगे, ठीक है। सो दैट इज द ओनली पॉइंट। यस, अब इसमें टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस दिए हुए हैं। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस में क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस, दोनों में क्या फर्क है? देखो, डिविडेंड जो दिया जाता है वो डिविडेंड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस के केस में क्यूमुलेट होते जाता है, अब ये अक्यूमुलेट होते जाता है। आई मीन अब क्या होता है, मतलब समझो। देखो, व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड अगर मैं कह रहा हूं तो इट इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और कुछ नहीं है। डिविडेंड इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। When you distribute a profit amongst the shareholders, that is called as dividend, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि अगर मैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूं तो प्रॉफिट तो होना चाहिए, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं तो प्रॉफिट तो होना चाहिए, है ना। तो अभी मैंने क्या कहा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है, मान के चलो 10% डिविडेंड दिया जाएगा। लेकिन दूसरी बात मैंने ये भी कहा कि अगर प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा। व्हाट अबाउट अ ईयर व्हेन देयर इज अ लॉस? अगर लॉस रहा तो गड़बड़ है ना। तो अगर लॉस हुआ देन इन दैट केस दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, या तो हम उस साल तो उसको डिविडेंड देंगे नहीं, लेकिन वो डिविडेंड अक्यूमुलेट हो जाएगा, मतलब जब भी प्रॉफिट आएगा तब हम पिछले साल का और इस साल का दोनों का मिला के उसको डिविडेंड देंगे। या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि हम उसको जिस साल में लॉस है उस साल में डिविडेंड नहीं देंगे, अगले साल जिस साल में प्रॉफिट होगा सिर्फ उसी साल में डिविडेंड देंगे। सर तो ये डिसाइड कैसे होगा? तो वही पहले से डिसाइडेड रहता है कि प्रेफरेंसेस किस नेचर का है, इज इट क्यूमुलेटिव, इज इट नॉन क्यूमुलेटिव। तो ये इशू करते वक्त ही फिक्स कर दिया जाता है। इफ इट इज अ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, देन इन दैट केस इवन इन द ईयर ऑफ लॉस द डिविडेंड इज पेएबल, देंगे नहीं क्योंकि प्रॉफिट नहीं है, तो इट विल गेट अक्यूमुलेटेड। सो इन द नेक्स्ट ईयर यू विल बी पेइंग फॉर द लास्ट ईयर एज वेल एज दिस ईयर। दिस इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। वहीं पे अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर रहा, देन इन दैट केस जिस ईयर में लॉस होगा उस ईयर का डिविडेंड खत्म नहीं मिलेगा, जिस ईयर में प्रॉफिट हुआ सिर्फ उसी ईयर में उससे डिविडेंड दिया जाएगा, ठीक है। यस, अनपेड डिविडेंड जमा होता है इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। उसके बाद पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस। नॉर्मली स्पीकिंग अगर देखा जाए तो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस ही होता है। अब ये क्या होता है? देखो, मैंने अभी क्या कहा कि अगर प्रॉफिट्स बच जाता है, अभी इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में बता रहा था ना कि अच्छा खासा प्रॉफिट बच सकता है, तो अगर अच्छा खासा प्रॉफिट बच गया तो नॉर्मली स्पीकिंग ये प्रॉफिट पे हक सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है, ठीक है। लेकिन इफ द प्रेफरेंसेस आर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस, तो वो जो बचा कुछ प्रॉफिट है उसमें भी थोड़ा सा हिस्सा उनका होगा। किडिंग मी? दैट इज द पॉइंट। तो दिस इज कॉल्ड एज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस। लेकिन नॉर्मली स्पीकिंग मोस्ट ऑफ द प्रेफरेंसेस या अगर कुछ नहीं दिया रहा तो हम ऐसा ही अज्यूम करेंगे कि दीज आर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस मतलब जितना डिविडेंड पहले से डिटरमाइंड है उतना ही दिया जाएगा, बस उतना ले लो, खुश रहो, चुप रहो, और कुछ नहीं बोलने का, ठीक है। अब अगर हमारे पास अच्छा खासा प्रॉफिट बचा है तो उस पर नजर नहीं डालना, ठीक है। अरे वाह बहुत प्रॉफिट है बट मेरे को भी दो ना, नहीं मिलेगा, ठीक है। जितना तुमको डिविडेंड दिया उतने में खुश रहो। दिस इज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस, ठीक है। जमा। देन थियोरेटिकली हमें दो तरह की चीजें नजर आ रहे हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंसेस एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंसेस। सिर्फ थियोरेटिकली नजर आ रहा है, एक्चुअल में प्रैक्टिकली अगर देखने जाओ तो देयर कैन नॉट बी एनी नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंसेस, देयर कैन बी ओनली रिडीमेबल प्रेफरेंसेस। सो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, जिसको एक ड्यूरेशन के बाद रीपे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज रिडीमेबल प्रेफरेंसेस, करेक्ट। उसके बाद कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, मालूम आपको शायद पता भी होगा इसके बारे में। कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस है ना, जैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो प्रेफरेंसेस इशू किया, 5 साल बाद यू कैन कन्वर्ट इट इनटू इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस, ठीक है। या नॉन कन्वर्टेबल मतलब वो वैसे ही रहेगा, उसको कोई कन्वर्जन नहीं किया जा सकता, दैट्स इट, सिंपल सा है, ठीक है। चलो, अब इक्विटी शेयर्स में भी एक चीज जो मैंने पहले डिस्कस नहीं किया था, इस छोटे सी एक बात को हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इक्विटी शेयर्स में मैंने जो बताया था, इट कैन बी इशूड फॉर कैश एंड इट कैन बी ऑल्सो इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब ये शुरुआत मॉड्यूल में यहां से ही हुआ है, मैंने यहां से शुरू ना करते हुए कहीं और से शुरू किया था, लेकिन अभी हम लोग इस पे देख लेते हैं कि फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश क्या होता है, ठीक है। चलो आराम से इसको देखते हैं। देखो, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब हम लोग शेयर्स
इशू तो कर रहे हैं लेकिन बदले में पैसे नहीं मिल रहे। अभी तक हमने क्या देखा कि हमने शेयर्स इशू किए, बदले में पैसे मिले, तो हम लोग कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट को डेबिट करते थे, पैसे आते थे ना। अल्टीमेट एंट्री क्या होता था, भले ही हम शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट या किसी भी नाम से रूट करें, अल्टीमेटली क्या होता था, याद करो आप, बैंक में पैसे आते थे और शेयर कैपिटल में आता था। दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू, बराबर। पॉइंट इज कि अब हम लोग ऐसे सिचुएशन देखने जा रहे हैं जहां पे शेयर्स तो इशू होंगे लेकिन बदले में पैसे नहीं आएंगे। सर ऐसा कैसा हो सकता है? बहुत सारे सिचुएशन में हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे मान के चलो कि हमने कोई असेट खरीदा, ठीक है, मैंने एक असेट खरीदा, कोई भी असेट, सो असेट अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है, टू कैश ऑब्लिक बैंक, ऐसा होना चाहिए। लेकिन मान लो उधार में खरीदा, ठीक है, चलो उधार में खरीदा तो टू वेंडर, जो भी हमारे वेंडर है उसको मैंने क्रेडिट कर दिया, मनी इज पेबल, ठीक है। मान लो 2 लाख रुपए का एसेट है, ठीक है, ऐसा हुआ। अब वेंडर को मुझे 2 लाख रुपए पेबल है, तो मैं वेंडर को जब पे करूंगा क्या करूंगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर मैं बैंक से पे करता हूं तो, कैश में पे करता हूं तो टू कैश अकाउंट, बराबर ऐसे ही होता है। लेकिन अब मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि इसे पेमेंट करने की जगह इसे शेयर्स इशू कर दूं, ये भी किया जा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आई विल क्रेडिट शेयर कैपिटल बाय 2 लाख। सो देखो क्या हुआ, यहां पर शेयर कैपिटल आया, मुझे दिखाई दे रहा है शेयर कैपिटल, लेकिन यहां मेरे पास पैसे नहीं आए, आई डिडंट रिसीव एनी कैश, उसकी जगह मेरे पास यहां पे आया एक असेट। गेटिंग मी? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। सो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बात समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड एज इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहां पे मुझे कंसिडरेशन के फॉर्म में कैश ना मिलते हुए एक असेट मिला, ठीक है, सिंपल सी बात है ये। अब ऐसे कौन से सिचुएशन हो सकते हैं? एक सिचुएशन मैंने अभी अभी बताया आपको, क्या सिचुएशन बताया, असेट परचेस्ड। इसके अलावा वेरी कॉमन फॉर्म्स आर टेक ओवर्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ठीक है। अब इसके गहराई में हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि ये सब ऐसे एरियाज है जिसको पढ़ने के लिए आपको एक परीक्षा देना होगा और उस परीक्षा का नाम है सीए फाउंडेशन, ठीक है। तो ये सीए फाउंडेशन क्लियर कर लेने के बाद इंटरमीडिएट लेवल से आप इन सब की अकाउंटिंग सीखना शुरू करोगे, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जरूर आप जानकारी रख लो कि टेक ओवर्स, मर्जर्स, एक्विजिशन, ये सारे सिचुएशन में बिल्कुल कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला ट्रीटमेंट आता है। मैं हल्का फुल्का एक आइडिया दे देता हूं आपको, हल्का फुल्का, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। देखो, मान लो कि कोई एक कंपनी है, ठीक है, एक XYZ कंपनी है, ओके। इस कंपनी को टेक ओवर किया, इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया वी स्मार्ट कंपनी ने, ठीक है। सो वी स्मार्ट कंपनी टेक्स ओवर सम XYZ कंपनी, ओके, चलो ठीक है। सो द पॉइंट इज कि वी स्मार्ट कंपनी इफ टेकिंग इट ओवर, देन इनको भी तो बदले में कुछ देना होगा ना, क्या देंगे? सो दिस रिटर्न दैट वी गिव टू देम इज कॉल्ड एज परचेज कंसिडरेशन। परचेज किया ना, तो परचेज के बदले में जो मैं आपको दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन। सो दिस विल बी कॉल्ड एज परचेज कंसिडरेशन, ठीक है, ओके। अब परचेज कंसिडरेशन में नॉर्मली स्पीकिंग हम कितना पैसा देंगे, उसके लिए हम देखेंगे इनका बैलेंस शीट, ओके। और बैलेंस शीट को स्टडी करके हम देखेंगे कि इस कंपनी का, ये जो कंपनी है, ये कंपनी का नेट वर्थ कितना है, ठीक है, या इसके नेट असेट्स कितने हैं, ओके। नेट वर्थ, नेट असेट्स, समथिंग लाइक दैट, ये कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब हल्का फुल्का जानकारी के लिए सुन के रखो, ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूं ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। देखो, ये जो कंपनी है,
ये कंपनी का बैलेंस शीट जब आप देखोगे तो यहां आपको नजर आएगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, है ना, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, पीपीएनई, है ना। प्रॉपर्टी यानी बिल्डिंग, हम लोगों को आदत होती है बिल्डिंग लिखने की, ठीक है। अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच करने के लिए जो बाहर के फिरंगी कंट्रीज जो होते हैं वो लोग जिस तरह के नाम यूज कर रहे हैं उसी तरह का नाम हम इंडिया में भी अडॉप्ट करना शुरू कर रहे हैं। मैं तो हमें 11th स्टैंडर्ड से जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से आए हो सबको बिल्डिंग अकाउंट कहने की आदत है ना, तो बिल्कुल कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वही चीज है। तो बिल्डिंग को ही हम लोग कह रहे हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीएनई, ठीक है। दिस इज द यूएस कल्चर और मेनी अदर कंट्रीज, वहां पर भी यही कल्चर है, तो हम इंडिया में भी वही अभी धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो, व्हाटएवर, पीपीएनई, एंड देन वी माइट हैव सम इन्वेस्टमेंट्स, बराबर, देन वी माइट हैव सम कैश बैंक, करेक्ट, कैश बैंक बैलेंस, डेटर्स, स्टॉक, बराबर, ये सब चीजें होंगे बैलेंस शीट में। अभी तक मैंने आपको कोई फॉर्मेट नहीं समझाया, इसलिए मैं बैलेंस शीट का जैसा हमारा रूटीन तरीका होता है वैसे ही लिख के बता रहा हूं, ठीक है, ओके। उसके अलावा यहां पर लाइबिलिटीज में क्या होंगे, एक तो होंगे शेयर कैपिटल, फिर होंगे कुछ रिजर्व्स, बराबर, देन अगर कोई लोन शोन लिए होंगे तो लोन, है ना, देन क्रेडिटर्स, देन आउटस्टैंडिंग्स, ये सब चीजें होंगे यहाँ पे, बराबर है ना। अच्छा, और ये टल्ली होता है, बराबर, हाँ। सो नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट नेट वर्थ या नेट असेट्स, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये टोटल कितना है, इसके पास असेट्स कितने हैं और इसके एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कितने हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज यानी बाहर वालों को कितने पैसे देने हैं। सो वो माइनस करके जो बचता है दैट इज कॉल्ड एज द नेट वर्थ या नेट असेट्स, ठीक है। देखो, इसको समझाने के लिए मैं आपको ना थोड़ा बॉलीवुड स्टाइल में समझाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, नेट एसेट्स एक झटके में समझ में आ जाएगा क्या है। देखो, नेट एसेट्स का कैलकुलेशन हमारे बॉलीवुड में भी सिखाया गया है। यस, यू डोंट बिलीव मी, मैं आपको प्रूव करके बताता हूं, बिल्कुल बॉलीवुड में सिखाया गया है, और वो भी बहुत पहले, ठीक है। तब आप लोग तो, कुछ लोगों का आई डोंट नो कब ईयर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर पैदा भी हुए होंगे तो बहुत छोटे छोटे रहे होंगे आप, ठीक है। तो एक मूवी आया था, मूवी का नाम मैं भूल गया, मेरे को मूवी के नाम याद नहीं रहते, मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद दीवार की कोई तो भी एक मूवी था, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर, ठीक है। भले ही मूवी का नाम छोड़ो, हम लोग सीधा सीन पे आते हैं। तो एक सीन है जिसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर दोनों आमने सामने हैं। अमिताभ बच्चन एक गुंडा बन गया है, डॉन बन गया है, समथिंग कुछ तो भी बन गया है, एंड शशि कपूर इज अ पुलिस इंस्पेक्टर, ठीक है। वो उसके पास एक डॉक्यूमेंट लेके आता है और बोलता है भाई तू साइन करेगा कि नहीं, ठीक है। तब अमिताभ बच्चन का एक बहुत फेमस और पॉपुलर सा डायलॉग है, आपको भी याद होगा, है ना। क्या कहता है अमिताभ बच्चन, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, याद आ रहा है कुछ, बराबर। लास्ट में बोलता है तेरे पास क्या है, करेक्ट, ऐसे कुछ तो भी था। चलो ठीक है, जरा याद करने की कोशिश करो और यहां पर एट द सेम टाइम टैली भी करने की कोशिश करो। व्हाट वाज हैपनिंग actually, Mr. Amitabh Bachchan at that time was doing nothing was what was taking the total of his balance sheet asset side. इमेजिन करो ना, डायलॉग को जरा सोच के देखो, क्या कहा उन्होंने, आज मेरे पास बंगला है, बिल्डिंग अकाउंट, प्रॉपर्टी, गाड़ी है, व्हीकल अकाउंट, बैंक बैलेंस है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, बरोबर। सो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब सिंपल सा है कि ही वॉज टेकिंग द टोटल ऑफ हिज बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना, बॉलीवुड है भैया, हमारे बॉलीवुड में कुछ गलत होता ही नहीं, सब अच्छा ही होता है, कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, हीरो कभी मरता ही नहीं, ठीक है। एक्सेप्शनल एक आधा मूवी बीच में आ गया तो आ गया, लेकिन अदरवाइज तो हीरो मरता ही नहीं, कुछ गलत होता ही नहीं, है ना। कॉलेज में गए तो पढ़ाई वढ़ाई होता ही नहीं, बस गार्डन में जाकर डांस करने का, गाना गाने का, बस और कुछ नहीं, मतलब पता नहीं कैसा रहता है वो। खैर, ये बॉलीवुड मूवी था इसलिए ऐसा हुआ, अगर ये थोड़ा रियलिस्टिक मूवी होता तो कैसा होता, जरा सोच के देखो। यही डायलॉग में एक ट्विस्ट, एक चेंज, अमिताभ बच्चन कह रहा है आज मेरे पास बंगला है 1 करोड़ का, कम हो गया सॉरी 10 करोड़ का, ठीक है, लेकिन मैंने लोन पे लिया, 4 करोड़ का लोन है उसके ऊपर, 10 करोड़ का बंगला है लेकिन 4 करोड़ का लोन है ना। सो 10 CR का बंगला है, 4 CR का लोन है, यानी नेट इफेक्ट 6 CR का ही हुआ ना, बरोबर। तो इसी तरह से यहां अगर आप देख रहे हो तो ये सारे एसेट्स में अगर लोन होता तो वो माइनस होता ना बाबा, है ना। बॉलीवुड में वो नहीं हुआ, लेकिन रियलिस्टिक होता तो जरूर होता, समझ में आ रहा है।
सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर. उस डायलॉग में ही वाज एक्चुअली टीचिंग अस टू हाउ टू कैलकुलेट नेट एसेट्स. तो नेट एसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय टेकिंग टोटल ऑफ ऑल द एसेट्स इन योर बैलेंस शीट माइनस बाहर वाले लायबिलिटी, अंदर वाले नहीं. मतलब शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, ये तो अपनों को देना है ना, अपने तो अपने होते हैं, उनको छोड़ो. बाहर वालों को कितना देना है वो माइनस करो. तो जो बचता है दिस इज कॉल्ड एज नेट एसेट्स, या इसी को हम कहते हैं नेटवर्थ. ठीक है. अब नेटवर्थ वर्ड इंग्लिश वाला वर्ड है, हिंदी में बोलो तो आपको शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन हिंदी में जो उसका वर्ड है वो अगर मैं बताऊं तो थोड़ा स्लैंग लैंग्वेज हो जाएगा, इसलिए सुनने में भली थोड़ा खराब लगे. लेकिन बेसिकली नेटवर्थ का हिंदी में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो इट इज वेरी मच लाइक वी यूज द वर्ड ना औकात. तेरी औकात क्या है बोलते हैं ना हम लोग अक्सर, किसी को झगड़ा वगड़ा हो गया किसी से तो बोलते हैं ना, अरे तेरी औकात क्या है. ठीक है. लड़के ने लड़की को प्रपोज किया तो लड़की बोलते हैं औकात क्या है तेरी, समथिंग लाइक दैट. बराबर. सो बेसिकली आप समझो नेटवर्थ, औकात यानी नेटवर्थ. गेटिंग मी? सो लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, ठीक है, तो लड़की ने एकदम से बोल दिया कि तेरी औकात क्या है, लड़का अपसेट होकर वापस चले जाता है. तो ऐसा नहीं है, वेट वेट, अरे रुको जरा, सबर करो. ठीक है. ऐसा नहीं होता, वापस नहीं जाना. Actually, when the ladki is asking what is your net worth, so she is interested in your balance sheet. She is interested in knowing your total assets, liabilities. क्या मालूम यार, अगर नेट एसेट्स अच्छे रहे, नेटवर्थ अच्छा रहे तो शी माइट बी इंटरेस्टेड. तो डिपेंड्स, एकदम से हार नहीं मानने का. बात समझ में आ रहा है? ये बाबा कोई सीरियस लोग प्लीज सीरियसली नोट डाउन नहीं करने का ये सब चीजें. ये एकदम सुपर पढ़ंतु लोगों से बहुत डर लगता है मेरे को. वो लोग सब चीजें नोट डाउन करके रख लेते हैं, फिर ये भी याद करके जाएंगे, पता चला एग्जाम में भी लिख के आ गए. ये सब लिखने का नहीं, ये सब जोक है. ठीक है. इस ग्रुप में जितने एकदम सीरियसली पढ़ाई करने वाले लोग हैं उन सब के लिए ये मैसेज है, प्लीज ये सब जोक चल रहा है सिर्फ समझाने के लिए, इनको नोट डाउन मत कर लेना. ओके ओके. चलो यार, ऑनलाइन में और दिक्कत जाता है, फेस टू फेस में दिख भी जाता है यार कि कौन लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा, उसको रोक देता हूँ कि ये भाई इसको नहीं लिखना. अब यहाँ तो दिख नहीं रहा ना, तो प्लीज लिखना मत. ओके. यस. सो यहां पे अगर वी स्मार्ट कंपनी इस कंपनी को टेक ओवर कर रहा है तो कितने में टेक ओवर करेगा, उनका औकात देखेंगे पहले, आई मीन उनका नेटवर्थ देखेंगे पहले. ठीक है. नेटवर्थ क्या है? ठीक है. सो नेटवर्थ जो भी हमें पता चला, मान लो इनका नेटवर्थ आ गया है से 10 CR मान लो. ठीक है. छोटी कंपनी है 10 CR, तो 10 CR का इनका नेटवर्थ है. ठीक है. चलो, तो 10 CR का है तो हम लोग इनको टेक ओवर करेंगे. ठीक है. अब टेक ओवर करेंगे तो कितना देंगे यार, 10 CR का अगर वर्थ है तो 10 CR ही देंगे. बरोबर. 10 CR ही देंगे ना सिर्फ. ठीक है. सो 10 CR तो देना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग 10 CR से ज्यादा भी दे देते हैं, 10 CR से कम भी देते हैं. डिपेंड्स. अगर बहुत ही खराब रेपुटेशन है तो 10 CR से कम में भी मान जाएंगे, और अगर अच्छा खासा रेपुटेशन है तो 10 CR से ज्यादा भी देना पड़ सकता है. ठीक है. तो डिपेंड्स, ऐसा ज्यादा भी दिया जा सकता है, कम भी दिया जा सकता है. डिपेंड्स. जैसे आप लोगों ने देखे ही होंगे, अभी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपके मन में आ रहे होंगे जहां पे टेक ओवर्स वर इन थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स, है ना. तो वो डिपेंड करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द गुडविल ऑफ दैट कंपनी जिसको उन्होंने टेक ओवर किया. तो डिपेंड करता है. वो सब चीजें भी छोड़ो, वो सब बात की बात है. इस डिस्कशन में जाएंगे तो बहुत लंबा डिस्कशन है. तो ये पूरा चैप्टर है, पूरा अक्खा चैप्टर है ये, जो आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ोगे. लालच दे रहा हूं, लालच. अगर इसके बारे में सच में जानकारी लेना है, इसके बारे में जानना है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये. अगर सच में पढ़ना चाहते हो तो फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा, तो जल्दी से जल्दी फाउंडेशन क्लियर करना है. करेक्ट. चलो ठीक है. लालच प्लस मोटिवेशन. चलो ठीक है, लौट आता है. सो द पॉइंट इज कि यहां पर भी अगर ये टेक ओवर कर रहे हैं तो आप अक्सर यहां देखोगे, मतलब कुछ जगह पे पैसे भी दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि इस टेक ओवर करने पे यहां पर जो शेयर होल्डर्स है XYZ कंपनी के, उनको हम टेकिंग ओवर कंपनी यानी वी स्मार्ट कंपनी अपने शेयर्स इशू कर देता है. ठीक है. सो यहां पर भी क्या हुआ, वी आर गिविंग देम शेयर्स एंड वी आर नॉट गेटिंग एनी मनी, रादर वी आर गेटिंग द ओनरशिप ऑफ अनदर कंपनी. गेटिंग मी? सो यहां पर भी हम लोग जो दे रहे हैं, दिस इज फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. ठीक है. सो बेसिकली कंसिडरेशन अदर देन कैश का जो किस्सा आप यहां पे देख रहे हो, ये सिर्फ एक अपने ट्रेलर देखा है.
कैमरा अटक गया था। ये कैमरा भी अटक जाता है तो थोड़ा अजीब अजीब हो जाता है यार। मतलब वार्निंग दिए बगैर अटक जाता है और उसके बाद जल्दी से स्क्रीन चेंज ना करो तो आप लोगों के पास हंसने की सामग्री बहुत अच्छे खासा हो जाती है, क्योंकि मेरे एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे अजीब से रह जाते हैं स्क्रीन में अटक के, जिसमें बहुत स्टूडेंट्स को तो एटलीस्ट बहुत मज़ा आता है। खैर चलो, सो कंसिडरेशन अदर दैन कैश, दैट वाज द थिंग। ओके यस, उसके बाद इशू ऑफ शेयर्स, ये सब तो अपन ने देख लिया है। ठीक है, वी आर डन विद दिस, वी आर डन विद दिस, वी आर डन विद दिस। ठीक है, हाँ जी, तो अब हम लोग आ जाते हैं टू प्रोराटा। क्या कहते हो? फिर से अपने एक्सप्लेनेशन की दुनिया में वापस लौटते हैं। किसी क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत नहीं की थी, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस में आएंगे, प्रोराटा डिस्कस कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे, चलेगा? ठीक है, वैसे आज का आपका ये होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये आज का होमवर्क है। गड़बड़ है। ठीक है, आता हूं मैं, इसमें लौट के आता हूं। ठीक है, तो अभी मैं आ रहा हूं तो प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है, लेकिन प्रोराटा अलॉटमेंट को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एंड दैट इज अबाउट सिक्योरिटीज प्रीमियम। दैट इज अबाउट सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये देखो, सब आ गए यहाँ पे। चलो देखते हैं। तो शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम क्या होता है, हम लोगों ने तो देखा हुआ है, वी पुट इट इन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और मैंने आपको ये भी कहा था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज एग्जैक्टली लाइक अ कैपिटल रिजर्व, जिसका लिमिटेड यूज है। तो वो लिमिटेड यूज क्या है ये मैंने आपको बताया था कि हम लोग बाद में देखेंगे, तो अब देख लेते हैं। दिस इज मेंशन्ड इन सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो देखो ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, ये इस पे तो थोड़ा सा आपको थियरी थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इट्स नॉट ऑलवेज द कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, अनफॉर्चुनेटली दैट इज द फैक्ट। ठीक है, कुछ कुछ जगह पर आप लोगों को याद भी रखना होगा, थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा, थोड़ा रट्टा मारने वालों के लिए यहाँ पे एडवांटेज है। ठीक है, जिनको रट्टा मारना आता है उनके लिए एडवांटेज है, बाकी लोगों को किसी ना किसी तरीके से इसे याद रखना होगा। ठीक है, सो इसको मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या है। देखो बेसिकली सिक्योरिटीज प्रीमियम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में बी यूज्ड बाय द कंपनी, नंबर 1, टुवर्ड्स इशू ऑफ अनइश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनी टू बी इशूड टू अ मेंबर एज अ फुल्ली पेड बोनस सिक्योरिटीज। ठीक है, शायद आप लोगों ने सुन रखा हो समथिंग कॉल्ड एज बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो बोनस शेयर्स जब दिए जाते हैं तो होता क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बोनस शेयर्स में ये जो मेरा शेयर कैपिटल है, ये मेरे शेयर कैपिटल है। ठीक है, यहां मान लो मैं 10 लाख रुपए क्रेडिट करके रख रहा हूं, यानी मान के चलो मेरे पास 1 लाख शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, ऐसा सिचुएशन है। अब मान के चलो कि मुझे इन लोगों को बोनस शेयर्स देने, बोनस मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स, मैं इनको शेयर्स दूंगा लेकिन बदले में कुछ नहीं लूंगा। ठीक है, सो ऐसे सिचुएशन में मान के चलो मैंने उनको 2 लाख के शेयर्स इशू किए, 2 लाख। ठीक है, ऐसा हो गया, इशू हो गया, तो मुझे इतना तो तय है, इतना तो मुझे मालूम है कि मुझे शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है, इतना तो करना है। लेकिन अगर मैं यहां क्रेडिट कर रहा हूं तो कहीं तो डेबिट होगा, कहीं ना कहीं से तो ये जाएगा, तो कहां से जाएगा? तो बात को समझने की कोशिश करो। जब भी आप ऐसे दान दक्षिणा करते हो, दान दक्षिणा, ठीक है, दान दक्षिणा मतलब वे फ्री में दे रहे हो यार, जरूरतमंद को फ्री में बांट दिया। ठीक है, कहां से बांटोगे? कहना ऐसे आपके प्रॉफिट्स में से ही बांटोगे, आपके रिजर्व्स में से ही बांटोगे।
बांटना ही है, अगर डिस्ट्रीब्यूट ही करना है तो आपके रिजर्व्स में आपने जो जमा करके रखा है वहीं से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और कहां से करोगे, बराबर। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी इफ वी आर गिविंग एनी बोनस शेयर्स, तो ये बोनस शेयर्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम योर रिजर्व्स या फ्रॉम योर प्रॉफिट्स, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट, ये अगर यहां क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट कहां होगा, डेबिट होगा कहीं किसी रिजर्व या किसी प्रॉफिट में, ठीक है। यहां से वो जा रहा है, प्रॉफिट यहां जमा होता है, प्रॉफिट या रिजर्व यहां पे जमा होता है, तो इस पैसे से हम बोनस शेयर्स इशू कर रहे हैं। इट इज समथिंग लाइक दिस, गेटिंग मी। सो अब रिजर्व्स में बहुत सारे अलग अलग तरह के रिजर्व होते हैं, तो उनमें से एक है सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो भी पैसा पड़ा है क्रेडिट बैलेंस कैरी करता है, तो इसको यूटिलाइज करके वी कैन इशू बोनस शेयर्स। दिस इज व्हाट इट इज सेइंग, ठीक है। ये हुआ पहला पर्पस। आई होप जमा आपको, ठीक है। दूसरा, टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। अब इसी रीजन से मैंने आपको शुरुआत में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में थोड़ा सा बताया था। मैंने आपको यह भी कहा था कि इसका बहुत लंबा चौड़ा अच्छा खासा ट्रीटमेंट है, लेकिन हमने एक हल्का फुल्का देखा था। इफ यू रिमेंबर, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के पहले भी हमें बहुत सारे लीगल एक्सपेंसेस और बहुत कुछ इंकर करना पड़ता है। कंपनी पैदा होने के पहले ही खर्चे करने पड़ते हैं, बराबर। तो अगर हम लोग वो सब जो खर्चे कर रहे हैं उनकी बात करें, तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे रिकवर करते हैं। कंपनी बन जाने के बाद वी धीरे धीरे रिकवर इट, ठीक है। तो ये जो रिकवरी होता है, दिस रिकवरी कैन बी मेड फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम। हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से इसे रिकवर कर सकते हैं। मतलब देखो, सेकेंड वाले पॉइंट के लिए मैं आ रहा हूं। हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट करके रखा है, हमारे पास ये पैसा जमा है, ठीक है। और हमने पहले ही कभी तो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इंकर किए होंगे। जब इंकर किए होंगे, इस अकाउंट को डेबिट किया होगा, कैश या बैंक को क्रेडिट किया होगा। सो ये दोनों ऑपोजिट नेचर के हो गए, एक में डेबिट बैलेंस, एक पे क्रेडिट बैलेंस। तो हम इस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को, आपको याद है मैंने बताया था आपको कि इस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को पीरियोडिकली हम राइट ऑफ करते हैं बाय ट्रांसफरिंग इट टू पीएनएल। इसको पीएनएल में ट्रांसफर करके राइट ऑफ करते हैं, इसलिए पीएनएल के डेबिट पे नजर आता है। टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, थोड़ा थोड़ा करके इसे राइट ऑफ किया जाता है, बराबर। तो ये राइट ऑफ वहां पर तो किया जाता है, लेकिन द पॉइंट इज कि अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो आप इस पैसे को यूटिलाइज करके राइट ऑफ कर सकते हो अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इन दैट केस ये पीएनएल में जाने की जरूरत नहीं है, आप इसे सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकते हो। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है। जमा ये बात। सो पहला था कि इसे बोनस शेयर्स इशू करने के लिए यूज किया जा सकता है। दूसरा, इसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज किया जा सकता है। तीसरा, to write off the expenses of or commission paid or discount allowed on any of the securities or debentures of the company, ठीक है। अब हमने अभी तक डिबेंचर्स वगैरह देखे नहीं है, हमको अभी तक उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन स्टिल जैसे मैंने कहा था कि शेयर्स को हम डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते, डिबेंचर्स को कर सकते हैं। शेयर्स को डिस्काउंट में इशू नहीं किया जा सकता, ये हमने पढ़ा है ये चीज। डिबेंचर्स को लेकर हम बिल्कुल डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं, ठीक है, इट इज पॉसिबल। तो अगर मैंने डिबेंचर्स को डिस्काउंट में इशू किया या राइट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ और कमीशन पेड, मतलब कई बार इशू पे कमीशन देना पड़ता है, अंडर राइटर्स वगैरह को कमीशन देना पड़ता है, हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं जो कह रहा हूं, ये सब वो चीजें हैं जो इशू करते वक्त हमें खर्चे लग सकते हैं या इशू करते वक्त हमें लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इशू करते वक्त खर्चे या लॉस को रिकवर करने के लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसों को यूज कर सकते हैं। बात को समझो, इक्विटी शेयर्स इज वन सिक्योरिटी, डिबेंचर इज अनदर सिक्योरिटी, ठीक है। इक्विटी शेयर्स को इशू करते वक्त मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आए और डिबेंचर्स को इशू करते वक्त मेरे को लॉस हो गया, गेटिंग मी। दोनों मेरी सिक्योरिटीज है, दो अलग अलग सिक्योरिटीज मेरे कंपनी के, एक से मेरे को प्रीमियम मिला और एक में मेरे को लॉस हुआ, तो मैं इस लॉस को इस प्रीमियम के अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकता हूं, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इट इज सेइंग, टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी सिक्योरिटीज और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी।
मेरे को इक्विटी शेयर से जो प्रीमियम हुआ इसको दूसरे किसी सिक्योरिटीज को इशू करते वक्त कुछ भी लॉस हुआ होगा या कुछ भी कमीशन दिया होगा, उसे राइट ऑफ करने के लिए इसे मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है, ओके। उसके बाद टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। अब ये कभी कभी होता है कि जब हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं, लौटाते हैं, वापस करते हैं, या डिबेंचर्स को जब रिडीम करते हैं, डिबेंचर्स के पैसे जब वापस करते हैं, तो उस वक्त में हम उनको प्रीमियम में रिटर्न करते हैं। यानी मैंने आपसे 100 रुपए लिए लेकिन मैं आपको वापस दे रहा हूं 110, 120। आई एम रिटर्निंग मोर टू यू। सो इसे कहा जाता है रिडेम्पशन एट प्रीमियम। ठीक है, तो अगर मैं प्रीमियम में रिडेम्पशन करने जा रहा हूं, देन एंड दैट केस कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूं ना, तो वो तो मेरा लॉस हो गया ना, तो उस लॉस को मैं एडजस्ट कर सकता हूं फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम। किडिंग मी? अगर मैं किसी भी तरह के सिक्योरिटी को बीइंग अ प्रेफरेंस या डिबेंचर रिडीम करते वक्त उनको एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूं, तो वो मेरे जेब से ही दे रहा हूं, मेरा लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को मैं एडजस्ट कर सकता हूं फ्रॉम माय सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखो घूम फिर के वही चीज हो रहा है, एक सिक्योरिटीज का गेन दूसरे सिक्योरिटी के लॉस के अगेंस्ट में एडजस्ट हो रहा है, नथिंग एल्स। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये हो गया फॉर रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉर द परचेज ऑफ ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज, ब्रैकेट पे लिख के रखो बायबैक। बायबैक, ठीक है, कंपनीज एक्ट में इसका भी प्रोविजन है that if the company wants then they can buy back its own shares from the market। ठीक है, तो बाय बैक करके they can cancel the shares, वो कैंसिल कर देते हैं शेयर्स को। तो इसका प्रोसेस है, वो लीगल प्रोसेस में अभी हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन बाय बैक इज वन ऑफ द ऑप्शंस। तो बाय बैक करने के लिए भी किसी चीज को तो यूज करना पड़ेगा, किसी अकाउंट को तो यूज करना पड़ेगा। तो कौन से अकाउंट को यूज करेंगे? यस, वी विल यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, अब ऐसा समझ लो कि आप शेयर्स को कैंसिल कर रहे हो, तो शेयर्स को कैंसिल करने के लिए भी हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये थ्योरेटिकली आपको याद रखना है, इसमें एक्चुअली तो है और भी चीजें डिस्कस करने लायक, लॉ वॉ देखने जाओगे तो इसमें बहुत कुछ है समझने लायक, डिस्कस करने लायक, लेकिन अभी हम लोग वो सब चीजों में नहीं जा रहे, इसलिए थ्योरेटिकली इसको याद रख लेना आपको। ठीक है, अच्छा, अब और एक बात देखो, हम लोगों ने प्रीमियम का ट्रीटमेंट देख लिया कि प्रीमियम क्या किया जाता है, लेकिन एक बात याद रखना है, मुझे सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे यहां पे चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या देखा कि हमने डिफॉल्ट वगैरह भी देखा है ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, हम लोग प्रीमियम के पैसे तो कभी भी कलेक्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन में भी ले सकते हैं, अलॉटमेंट में भी ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक चीज और भी देखा है, हम लोगों ने अभी तक देखा है कि कहीं पे डिफॉल्ट भी होता है। ठीक है, पॉइंट इज कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को लेके एक पॉलिसी है कि भैया ये पैसे मेरे को चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए, एक बार ये पैसे मेरे को मिल गए तो मैं इसको वापस नहीं करता। ठीक है, यानी मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को किसी भी हाल में कैंसल आउट नहीं करता। सर मतलब समझने की कोशिश करता है। देखो, मान लो कि हमने एक शेयर्स इशू किए, प्रीमियम पे इशू किए, और हम लोगों ने एप्लीकेशन स्टेज में ही प्रीमियम के पैसे कलेक्ट कर लिए, तो मेरा एंट्री कुछ ऐसा हुआ होगा, बैंक के डेबिट में आया होगा। ठीक है, बैंक के डेबिट में यहां पर आया होगा कैपिटल प्लस प्रीमियम बराबर, और शेयर कैपिटल में हुआ होगा क्रेडिट, जितना भी इंस्टॉलमेंट है, एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम में हुआ होगा क्रेडिट, जितना भी प्रीमियम है। यहां पर आया होगा इंस्टॉलमेंट ऑफ कैपिटल, और यहां पर आया होगा प्रीमियम बराबर। चलो ठीक है, अब इसके बाद अलॉटमेंट हुआ। ठीक है, अब मान लो अलॉटमेंट में या फर्स्ट कॉल में या सेकंड कॉल में कहीं पे किसी एक शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट। ठीक है, तो डिफॉल्ट करने में मैंने क्या कहा था कि हम शेयर कैपिटल को कैंसिल करते हैं, तो शेयर कैपिटल गेट्स डेबिटेड। फॉरफीचर की एंट्री क्या बताया था? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स, जितना भी बचा हुआ है, टू बैंक नहीं, टू शेयर फॉरफीचर, जितना भी पैसा कलेक्ट कर लिया था बराबर। तो मैं शेयर कैपिटल को कैंसिल आउट कर रहा हूं, तो क्या मैं इसी तरह से सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी कैंसिल करूं? समझ रहे हो बात को? मैंने प्रीमियम के पैसे कलेक्ट कर लिए थे, अगर मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे कलेक्ट कर लिए तो क्या मैं इसे
कैंसल आउट करूं ऑन इवेंट ऑफ फॉरफीचर? सो ये एक बात आपको समझ लेना है कि भैया फॉरफीचर के इवेंट में इफ द प्रीमियम मनी वॉज ऑलरेडी कलेक्टेड, मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ प्रीमियम वॉज ऑलरेडी कलेक्टेड, then premium account will not be cancelled. Premium account will not be cancelled on event of forfeiture. ठीक है, फॉरफीचर के केस में प्रीमियम अकाउंट विल नॉट बी कैंसल्ड, सिर्फ शेयर कैपिटल विल बी कैंसल्ड, फॉरफीचर प्रीमियम अकाउंट विल नॉट बी कैंसल्ड. ये कब होगा? इफ द प्रीमियम अमाउंट वाज ऑलरेडी कलेक्टेड. ठीक है, लेकिन अब प्रीमियम कहां कलेक्ट हो रहा है इसका गारंटी नहीं है ना. मैंने अभी कहा था कि एप्लीकेशन में कलेक्ट हुआ, तब तो पैसे आ ही गए हैं. लेकिन मान के चलो कि हम प्रीमियम के पैसे अलॉटमेंट के वक्त कलेक्ट करने वाले थे, हो सकता है, ठीक है, और मान के चलो किसी ने अलॉटमेंट स्टेज में डिफॉल्ट कर दिया, एप्लीकेशन के पैसे दिए लेकिन अलॉटमेंट स्टेज में डिफॉल्ट कर दिया. बराबर. अब आप समझिए, हम लोग एप्लीकेशन छोड़ के अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इन सब में पहले ड्यू की एंट्री करते थे, याद है? पहले ड्यू की एंट्री करते थे, फिर रिसिप्ट की एंट्री करते थे. तो ड्यू की एंट्री किया होगा अलॉटमेंट के स्टेज में, तो मैंने बैंक को डेबिट ना करते हुए शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया होगा, शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया होगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट किया होगा. मैं लिख देता हूं यहां पर, देखो, सपोज प्रीमियम कलेक्टेड ऑन अलॉटमेंट. ठीक है, प्रीमियम हम अलॉटमेंट में कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, एंड यहां पर हो गया है डिफॉल्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं. ठीक है, अलॉटमेंट के स्टेज में ही हो गया है डिफॉल्ट. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? देखो, बात को समझने की कोशिश करो. सबसे पहले तो हम ड्यू की एंट्री करते हैं. ड्यू की एंट्री क्या होगी? ड्यू की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट डेबिटिंग द अकाउंट ऑफ द शेयर होल्डर्स फ्रॉम होम द मनी इज रिसीवेबल. ठीक है, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. यानी मैं इनसे रिसीवेबल कैपिटल प्लस प्रीमियम दोनों ही दिखा रहा हूं, तभी तो मैं क्रेडिट कर रहा हूं टू शेयर कैपिटल एज वेल एज टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. बराबर. ओके, अब हुआ ये कि मुझे कुछ पैसे मिले और कुछ में हुआ डिफॉल्ट. तो अगर कुछ पैसे मिले, जो पैसे मिले वो बैंक अकाउंट को करूंगा डेबिट. ठीक है, जितना भी पैसा मिला. यहां पे कुछ फिगर्स लेके चले गया, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. रुको, मैं कुछ फिगर्स लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. आई विल फ्रेम वन एग्जाम्पल. वेट, ये पूरा मिटा रहा हूँ मैं. आई विल फ्रेम वन एग्जाम्पल. ये डस्टर से मिटाना काफ़ी इजी होता है यहाँ पर. तो हाँ, हो गया फाइनली क्लीन. हाँ, सो जो मैं कह रहा था, सपोज हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं, 10 रुपए के शेयर से, जिसे हम कुछ ऐसा कलेक्ट कर रहे हैं 3 इंस्टॉलमेंट में, ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट and on first and final call. ठीक है, मान के चलो इसको 10+2 कर रहा हूं मैं. 10+2 यानी 2 रुपए प्रीमियम. ठीक है, ऑन एप्लीकेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं मान के चलो 3 रुपए. ऑन अलॉटमेंट मान के चलो हम कलेक्ट कर रहे हैं 5 रुपए. एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मान के चलो हम कलेक्ट कर रहे हैं 4 रुपए. ठीक है, बराबर हुआ ना? 8, 9, 10, 11, 12. हाँ, बराबर. और ये प्रीमियम के पैसे हम यहां कलेक्ट कर रहे हैं ऑन अलॉटमेंट. ठीक है, चलो
देखते हैं अभी। यहाँ पे अब कितने शेयर से ये भी लिखने होंगे, मान लो 1 लाख शेयर्स, ठीक है। आप इसे अपने केसेस में ही आगे बढ़ा सकते हो, जो भी आपका नेक्स्ट केस था, ठीक है। ओके, अब इसमें मिस्टर 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 क्या नाम ले भाई, मिस्टर रणबीर, ठीक है। मिस्टर रणबीर ने किया है डिफॉल्ट, ठीक है। इनके पास है, लेट अस अज्यूम 6000 शेयर्स, इनके पास है 6000 शेयर्स। मिस्टर इंडिया, अरे मिस्टर इंडिया ने डिफॉल्ट कर दिया, ऐसा नहीं। एक काम करते हैं यार, ये डिफॉल्टर अपन हर बार लड़कों को ही बना रहे हैं, डिफॉल्टर इस बार लड़की को बनाते हैं। रुको, किसी लड़की को बनाते हैं डिफॉल्टर। लड़की का नाम बताओ कोई, मिस डिफॉल्टर गर्ल, क्या नाम है लड़की का नाम बताओ। सब अपने एक्स के बारे में सोच रहे होंगे। चलो चलो, कोई एक नाम ले लेते यार। सोनम, अरे बाप रे, आपको तो पूरा वो नोट ही याद आ गया है ना। चलो, मिस सोनम, ठीक है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो, तो सोनम इज द डिफॉल्टर, मिस सोनम इज द डिफॉल्टर। बाप रे, क्या नाम लिखा ये, शर्मिली, अच्छा ठीक है, छोड़ो, अब एक हो गया फाइनल, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब सब लोग प्लीज अपने अपने एक्स का नाम मत लिखना शुरू कर देना, ठीक है, ठीक है। मैं समझ सकता हूं भावनाओं को, लेकिन अभी रहना तो, ठीक है। चलो, तो मिस सोनम इज द डिफॉल्टर, 6000 शेयर्स डिफॉल्ट किया इसने, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट यह है कि इसने डिफॉल्ट कब किया, तो इसके मैं 2 अलग अलग सिचुएशन लेके चल रहा हूं, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, ठीक है। एक तो इसने डिफॉल्ट किया है ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और दूसरा केस जो मैं ले रहा हूं, इसमें इसने डिफॉल्ट किया है ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। पहले हम नंबर 1 अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। चलो भैया, बहुत देर से बहुत थेरी चल रहा था, कुछ लोग शायद सो भी गए होंगे, जागे हो ना भाई, हाँ। चलो, तो अब आ जाते हैं थोड़ा कैलकुलेशन में, ठीक है। यार मैंने ना आज कैलकुलेटर नहीं लाया, हाँ कहाँ रख दिया पता नहीं, देखना पड़ेगा। आप लोग एक काम करना, सारे कैलकुलेशंस प्लीज़ आप लोग करके मुझे बताना, ठीक है। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम एप्लीकेशन का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर या एप्लीकेशन अकाउंट, बरोबर। तो बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बराबर। एंट्री बताओ, अमाउंट बताओ। 3 रुपए ऑन 1 लाख, यानी कितना हो गया, 3 लाख, ठीक है। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इधर प्रीमियम आएगा क्या, इधर प्रीमियम नहीं आएगा, क्योंकि प्रीमियम हम कब कलेक्ट कर रहे हैं, अलॉटमेंट के स्टेज में कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए। हम लोग यहां कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते थे, लेकिन मैंने अलग अलग ही किया, ठीक है। इसके बाद अलॉटमेंट का पहले ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब यहां ड्यू हो रहा है कैपिटल के साथ साथ प्रीमियम भी, ठीक है। तो टोटल जो ये 5 रुपए है, इस 5 रुपए में से 2 रुपए प्रीमियम है, यानी 3 रुपए कैपिटल है, बराबर। 3 रुपए कैपिटल, 2 रुपए प्रीमियम, ठीक है। ओके, सो अब इसको मुझे यहां पे लिखना है। टोटल तो 5 रुपए ड्यू हो रहा है, तो 1 लाख शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से 5 लाख, बराबर है ना,
भैया कैलकुलेटर वालों मुझे थोड़ा बता देना अगर मैं गलती करूँ तो, ठीक है। तो यहीं पे मैं ड्यू कैसा करूँगा, कुछ ऐसा करूँगा, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बराबर। तो शेयर कैपिटल ड्यू हो रहा है मेरे ख्याल से 3 लाख और प्रीमियम ड्यू हो रहा है 2 लाख। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया ना मैंने कोई? यस, ठीक है। अच्छा, अब पैसे मिल जाएंगे। देखो पहला केस क्या था, पहला केस जो है इसमें इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में डिफॉल्ट किया है, सोनम ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में डिफॉल्ट किया है, बराबर। तो अभी तो पैसे मिल गए, तो अभी पैसे मिल गए तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, पूरे 5 लाख, बरोबर। सो बात को समझने की कोशिश करेंगे यहां पर। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो इसका मतलब यह हुआ कि पूरे के पूरे पैसे कलेक्ट हो गए इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम पैसा आ गया, ठीक है। आई हैव कलेक्टेड द प्रीमियम मनी, ठीक है। तो प्रीमियम का पैसा कलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करेंगे, है ना। चलो कॉल करो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, कितना है कॉल मनी, 4 रुपये, 1 लाख शेयर्स पे 4 रुपये यानी 4 लाख रुपए, ठीक है। क्रेडिट किसको करेंगे, टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पैसे मिलने की एंट्री, लेकिन हमको अभी पूरे पैसे नहीं मिले, है ना। तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट will be debited to share first and final call, बराबर। तो कितने पैसे मिले कितने नहीं मिले, तो सोनम ने डिफॉल्ट किया, सोनम के पास 6000 शेयर्स थे, तो 6000 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से कितने पैसे नहीं मिले, 24,000 नहीं मिले। कॉल्स इन एरियर्स विल बी डेबिटेड बाय 24,000, बरोबर, सही है ना। यानी हमें कितने पैसे मिले, 3,76,000। कैलकुलेटर वालों प्लीज कंफर्म। चलो बढ़िया, ये हो गया, यस। अब इसके बाद हमने डिसाइड किया कि सोनम के शेयर्स हम लोग फॉरफिट करेंगे, है ना। सोनम के शेयर्स हम फॉरफिट करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो कैंसलेशन की एंट्री क्या होगी, ठीक है। सो इस बार अगर आप देख रहे हो तो सोनम के शेयर्स जो हम फॉरफिट कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना, ये प्रीमियम पे थे और ये प्रीमियम मनी वॉज ऑलरेडी कलेक्टेड, right? Premium money was already collected. So if the premium money is already collected, we will not cancel the premium. I repeat, if the premium money is already collected, उसके पैसे मेरे पास आ गए, then in that case I will not cancel securities premium, ठीक है। तो देखो अभी एंट्री क्या होगा, एंट्री कुछ ऐसा होगा कि देख, मैं थोड़ा सा इसका डिटेल भी बता रहा हूँ। हाँ देखो कैसा हो रहा है, ये रहा है कि मैंने शेयर कैपिटल अकाउंट में कैसे क्रेडिट करके रखा है। देखो सबसे पहले मैंने एप्लीकेशन के 3 लाख क्रेडिट किए, अलॉटमेंट के 3 लाख क्रेडिट किए और फर्स्ट कॉल के 4 लाख क्रेडिट किए। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ठीक है। ये ऐसा मैंने यहाँ पे क्रेडिट करके रखा था। और इसके साथ साथ मैंने प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को 2 लाख रुपए क्रेडिट करके रखा था, ठीक है, ऐसा था। अब ये पैसे मुझे मिल चुके हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे मुझे मिल चुके हैं, ये मेरे बैंक में पड़े हुए हैं, ठीक है। चलो एक बार ये मेरे बैंक में आ गए, अब भूल जाओ, अब मैं इस सिक्योरिटीज प्रीमियम को कैंसिल नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये हो गया लॉक हो गया। अब मैं इसकी तरफ हाथ भी नहीं लगाऊंगा, इसको सिर्फ वही पर्पस के लिए यूज करूंगा जो अभी लिखा हुआ है, बस दैट्स इट। अब मान लो ये
जो डिफॉल्टर है इसने पैसे तो दे दिए थे, प्रीमियम के भी पैसे दे दिए थे, अब उसके राइट्स ऑन शेयर्स को हम फॉरफिट कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। सो कैंसिल करते वक्त आई विल कैंसिल द राइट्स ओनली ऑन शेयर्स। प्रीमियम के पैसे वैसे के वैसे रहेंगे, उसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, वो लॉक हो गया, समझ लो, ठीक है। सो एंट्री क्या होगा फॉरफीचर का? फॉरफीचर के एंट्री के वक्त मैं ऐसा ही मानूंगा कि उसके 10 ही रुपए थे, अब मैं 12 नहीं पकड़ूंगा, 2 आ गए ना मेरे पास, प्रीमियम आ गए ना, तो वो भूल जाओ, अभी मैं 10 के ही शेयर्स पकड़ के चलूंगा। तो यहां पर क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय द कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट मतलब पूरे 10 रुपए कॉल हो चुके थे और 10 रुपए कॉल हो गए थे ऑन 6 शेयर्स, यानी 6 into 10 60,000। शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड बाय 60,000, ठीक है। 2 कॉल्स इन अरियर्स। भाई इसी से हम लोगों ने दिखाया था रिसीवेबल 24,000, लेकिन अब हम लोग उसके कैंसिल कर रहे हैं राइट्स, तो 24,000 को भी कैंसिल किया जाएगा, कॉल्स इन अरियर्स। एंड बाकी के पैसे यानी 36,000 जो हम कलेक्ट कर चुके थे, 36,000 में मैं क्या क्या पकड़ रहा हूं जरा ध्यान से देखना। 36,000 में मैं इस पैसे को पकड़ रहा हूं और इस पैसे को पकड़ रहा हूं, इसको नहीं। 6,000 शेयर से 6,000 पे 6 मल्टीप्लाई करके कितना आता है? 36,000। सो सिर्फ 36,000 को मैं पोटेंशियल कैपिटल प्रॉफिट, पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, इस अकाउंट में क्रेडिट करके रख दूंगा 36,000, ठीक है। यानी इतने रुपए तक का मैं रीइश्यू के वक्त डिस्काउंट दे सकता हूं। अगर डिस्काउंट दिया तो यहां से एडजस्ट होगा, बाकी पैसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होंगे, और अगर मैंने कुछ भी डिस्काउंट नहीं दिया तो पूरे के पूरे 36,000 विल गेट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ध्यान से देखना, मैंने सिर्फ 36 पकड़ा है, यहां पे मेरे को प्रीमियम के पैसे भी मिले थे, अगर मैं प्रीमियम के पैसे भी इंक्लूड करता तो 6,000 और आते यहां पे। गेटिंग मी? 6,000 नहीं, सॉरी 12,000 और आते। 6,000 शेयर्स पे प्रीमियम के 2 रुपए, ठीक है, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं रहा हूं, वो लॉक हो गया है सिक्योरिटीज प्रीमियम में। अब मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे वंस कलेक्टेड उसकी तरफ दोबारा मुड़ के नहीं देखूंगा, उसको हाथ नहीं लगाऊंगा। गेटिंग मी? तो यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रीमियम के पैसे कलेक्ट हो गए तो अब मैं शेयर्स को सिर्फ 10 रुपए का मान के चल रहा हूं। 10 रुपए में से 4 रुपए नहीं मिले, 6 रुपए मिल गए, टोटल 10, ठीक है। यह बात को ध्यान में रखना है, यहां पे गलती हो सकती है, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे हो, ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाटएवर आई एम सेइंग हियर। चले आगे, यहां तक कोई? ओके चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। यस बेटा, आप लोगों ने जो जूम का जो रिक्वेस्ट किया हुआ था, वो जूम में कुछ दिक्कत ज़रूर आया था, एंड आई हैव स्पोकन अबाउट इट। आज ही मैं एक और मीटिंग करने वाला हूँ और देखते हैं उसमें शायद वो हो जाएगा। कुछ और ही इशू आ रहा है, आई डोंट नो, क्योंकि वो किसी भी डिवाइस से मैंने अपने लैपटॉप से भी ट्राई करके देखा, इधर उधर सब चीज़ ट्राई करके देखा, वो हो नहीं रहा था। सो आज वी विल बी टॉकिंग टू द प्रॉपर अथॉरिटी और वो हो जाएगा सॉर्ट आउट। तो मोस्ट प्रोबेबली कल का क्लास हमारा जूम पे होगा शायद, ठीक है, अगर वो सॉर्ट आउट हो जाए। वैसे कहा तो है उनके एग्जीक्यूटिव ने कि आज सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो देखते हैं, होपफुली वो हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ये हो गया। नाउ ये हाँ ठीक है, तो ये कैंसिल कर लिया हम लोगों ने, ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं टू द सेकंड केस। सेकंड केस में आ जाते हैं। सेकंड केस में क्या हो रहा है? सेकंड केस में इसने जो डिफॉल्ट किया है वो डिफॉल्ट किया है अलॉटमेंट में, ठीक है। तो चलो अब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। पहला एंट्री वही रहेगा, सेम एंट्री। चलो लिख ही लेते हैं यार एक और बार, कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए पहले फिर से लिख लेते हैं। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3 लाख, बरोबर। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 लाख, ठीक है।
ओके इसके बाद हम लोगों ने अलॉटमेंट का एंट्री किया जहाँ पे प्रीमियम के पैसे भी मांगे, है ना। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख टू शेयर कैपिटल 3 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 लाख। ठीक है, डन। अब यहां पर सोनम ने किया है डिफॉल्ट, सोनम ने यहां पर किया है डिफॉल्ट, बराबर। तो सोनम के शेयर्स को छोड़ के बाकी के शेयर्स के पैसे आ गए। 1 लाख शेयर्स में से 6000 शेयर्स में डिफॉल्ट हुआ ना, तो बाकी के 94,000 शेयर्स के पैसे हमको आ गए, बराबर। तो जरा अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अरे बाबा कितना है 94,000 इंटू 5, ये करके बताओ ना मेरे को कितना आ रहा है। 94,000 इंटू 5 बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने से होगा बैंक अकाउंट डेबिट? 94,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, कितने पैसे आ गए? 4,70,000, ठीक है। टू क्या कर रहा हूं मैं, टू शेयर अलॉटमेंट, एक मैंने कॉल सिनेरियोस के लिए जगह ही नहीं छोड़ा, सॉरी। टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। अच्छा, यहां पर अब गड़बड़ यह है कि मैं इसे कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में डाल के रख दूंगा, ठीक है। अब यहां पे अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में मुझे पूरे 30,000 रुपए मिलने बाकी है, जिसमें प्रीमियम के पैसे भी है, ये भी मिलने बाकी है, बराबर। तो मैं इसे या तो यहां पे डाल के रख दूं या तो प्रीमियम अकाउंट को अभी से डेबिट कर सकता हूं, लेकिन अभी के लिए मैं इसे कॉल्स इन अरियर्स में डाल रहा हूं, ठीक है। एंड आई विल क्रेडिट शेयर अलॉटमेंट बाय 5 लाख। तो मेरा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो गया। ऑल्टरनेटिवली यहां पर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप बैंक को डेबिट करके शेयर अलॉटमेंट को सिर्फ 4,70,000 क्रेडिट करो। इन दैट केस आपके शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 30,000 बैलेंस नजर आता रहेगा। सो इट डिपेंड्स, बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटिंग सोनम्स अकाउंट, जिनसे पैसे मिलने अभी भी बाकी है, ठीक है। सो अब देखना यहां पर ये जो कॉल्स इन अरियर्स है, ये चीज में कैपिटल के पैसे एज वेल एज प्रीमियम के पैसे है, यानी अभी तक आपने प्रीमियम के पैसे कलेक्ट किए हैं नहीं, ठीक है। तो ये यहां पर जमा हो गया कॉल्स इन अरियर्स में, ठीक है, ओके। अब उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट कॉल की एंट्री किया। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए। अलॉटमेंट के स्टेज में से ही वो डिफॉल्ट अगर कर रही है तो यहां पर भी हमें पैसे नहीं मिले, तो बैंक अकाउंट डेबिट सिर्फ 94,000 शेयर्स पे पैसे मिले इंटू 4, बाकी कॉल्स इन अरियर्स इसको डेबिट करेंगे 6,000 इंटू 4 24,000, ठीक है। टू शेयर फर्स्ट कॉल 4 लाख, यानी पैसे मिले 3,76,000, बराबर। ठीक छे। ओके, अब हमने इसके शेयर्स को फॉरफिट करने का सोचा। तो ये सिचुएशन में अगर आप देख रहे हो तो प्रीमियम के पैसे मुझे मिले नहीं है सोनम से, वी डिडंट गेट द मनी फ्रॉम सोनम, है ना। तो एज अ रिजल्ट अब मैं प्रीमियम अकाउंट को भी कैंसल आउट करूंगा, क्योंकि वो पैसे इस बार मुझे मिले नहीं। गेटिंग मी?
दो केसेस में फर्क समझ में आ रहा है? इसके पहले वाले केस में मुझे प्रीमियम के पैसे मिले थे तो मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया, उसको कैंसिल नहीं किया, लेकिन इस बार मुझे प्रीमियम के पैसे नहीं मिले, सो आई विल कैंसिल इट आउट। कैसे? देखो, फॉरफीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय द कॉल्ड अप अमाउंट, 6000 शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं हम लोग, तो 6000 शेयर्स पे कॉल तो पूरे 10 ही किए थे, तो इसे मैं 60,000 से डेबिट करूंगा। ठीक है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड, इस बार मैं इसे कैंसिल कर रहा हूं, 6000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 12,000। ठीक है? एंड आई विल क्रेडिट कॉल्स इन एरियर्स, ध्यान से देखना, इस बार कॉल्स इन एरियर्स में प्रीमियम मनी भी इंक्लूडेड है, 30 + 24 54,000। ठीक है? एंड 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर क्रेडिट होगा जितना पैसा मिला था उतने से। अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे को सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे मिले थे भैया, है ना? तो सिर्फ एप्लीकेशन के कितने पैसे मिले थे, कहाँ गया रे भैया? हाँ, एप्लीकेशन के 3 रुपए मिले थे, बराबर, यानी 18,000 रुपए मुझे मिले थे, बराबर। जरा ध्यान से देखना टैली हो रहा है कि नहीं है। 54 + 18 इज 72 और ये दोनों 72 जमा क्या? Simple. So the concept that I wanted to explain you here is basically कि अगर मैंने प्रीमियम के पैसे कलेक्ट कर लिए तो मैं प्रीमियम को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन देखो यहां पर मुझे प्रीमियम के पैसे नहीं मिले थे तो आई एम कैंसलिंग आउट सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो प्रीमियम को कैंसिल तब किया जाएगा जब उसके पैसे हमने कलेक्ट नहीं किए। अगर पैसे कलेक्ट किए तो फिर भूल जाओ, फिर हम उसे कैंसिल आउट नहीं करेंगे ऑन इवेंट ऑफ फॉरफीचर। अच्छा, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, देखो ध्यान से, हमने शेयर कैपिटल को कैंसिल किया बाय द कॉल्ड अप अमाउंट 60,000 रुपए से, और अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी कैंसिल आउट किया। मेरे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को जिसमें क्रेडिट करके रखा हुआ था मैंने, देखो यहां पर हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को यहां क्रेडिट करके रखा हुआ था पूरे 2 लाख से, है ना? ये 2 लाख क्या था, जरा ध्यान से देखना, ये 2 लाख कहां से आया? 1 लाख शेयर्स पे इंटू 2, प्रीमियम मनी वॉज 2, है ना? तो 2 लाख रुपए वहां से हमने दिखाया था सिक्योरिटीज प्रीमियम के 2 लाख रुपए, लेकिन सोनम ने सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट में भी डिफॉल्ट किया। तो जब मैं सोनम के अकाउंट को मतलब फॉरफिट कर रहा हूं, शेयर्स को फॉरफिट कर रहा हूं, तो मैं उसके जो 2 रुपए थे प्रीमियम के, 6000 शेयर्स पे 2 रुपए जो थे, इसे भी कैंसल आउट कर रहा हूं। क्यों कैंसल आउट कर रहा हूं? क्योंकि ये पैसे मुझे मिले नहीं थे। Getting me? So securities premium will be cancelled on event of forfeiture only if the premium money was not collected. On the other hand, if the premium money was collected, जो कि मैंने इस केस में बताया, इसके पहले वाले केस में, if the premium money was collected, तो जरा ध्यान से देखना मेरे फॉरफीचर के एंट्री को, क्या मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट किया है? नहीं किया, बराबर। सो यहां पे मैंने सिर्फ शेयर कैपिटल को डेबिट किया। ये क्यों किया? क्योंकि यहां पर मुझे सोनम से प्रीमियम के पैसे मिल चुके थे। एक बार प्रीमियम के पैसे मिल गए तो मैं शेयर्स को 10 रुपए का ही मानूंगा। अब अगर मैं फॉरफिट कर रहा हूं तो मैं 10 रुपए वाले शेयर्स को ही फॉरफिट कर रहा हूं, ठीक है? लेकिन अगर मुझे प्रीमियम के पैसे नहीं मिले, 2 रुपए प्रीमियम के भी बाकी थे, तो फॉरफिट करते वक्त मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी कैंसल आउट करूंगा। राकेश, आई होप आप समझ गए। कोई दिक्कत बेटा? एनी प्रॉब्लम हियर?
चलो, ओके, सो यहाँ तक हमारा सब डिस्कस हो जाने के बाद अब आखिर में जो बचता है दैट इज प्रोराटा। एक काम करते हैं, लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस जो होमवर्क में आपको देने वाला हूँ मैं, और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में ही दूंगा मैं। Illustration number 6. What do you see here? You see that there are 2,50,000 shares of 100 each, ठीक है, जिसको 25% प्रीमियम में हम इशू कर रहे हैं। 25% प्रीमियम यानी 125 में, 100 प्लस 25% यानी 125 में, ठीक है। कलेक्ट कर रहे हैं ऑन एप्लीकेशन 25, ऑन अलॉटमेंट 75 इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम मिला के 75, 100 रुपये कलेक्ट कर रहे हैं। और बाकी कितना बच गया? बाकी बच गया है 25, ठीक है। लेकिन ये अभी कलेक्ट नहीं कर रहे, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यानी अभी तक कलेक्ट नहीं किया, ठीक है। The shares were allotted by the company on October 20 and the allotment money was duly received on October 31, ठीक है। चलो ठीक है, रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, कोई डिफॉल्ट नहीं है, नो डिफॉल्ट, ठीक है। सो आई थिंक यू कैन हैंडल दिस, ओनली सिक्योरिटीज प्रीमियम है। सो कैन यू डू दिस? इफ नॉट देन टेल मी, देन वी विल सॉल्व इट नाउ। और अगर आप लोग इसको कर लोगे देन लेट्स मार्क इट एज होमवर्क। अच्छा बेटा, एक चीज और, आप लोग जब होमवर्क कर रहे हो तो क्या आप सिर्फ मॉड्यूल के सॉल्यूशन से आंसर्स को मैच कर ले रहे हो कि लिख के कर रहे हो? लेट्स डू वन थिंग, एक काम करते हैं, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आज टेलीग्राम ग्रुप में अपने हैंड रिटन सॉल्यूशंस पिक खींच के ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है। मैं ये देखना चाहता हूं कि कितने जनों ने लिख के सॉल्व किया। भले ही आप मॉड्यूल से कॉपी कर लो, मुझे उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखोगे तो सही, ठीक है। तो मुझे जैसे ही आप लोग लिख के सॉल्व कर रहे हो अपने रजिस्टर पे, उसका एक पिक खींच के, एक पिक खींचो और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करो, मुझे वो देखना है, ठीक है। यस, कल हम लोग नोट्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आज आपको सिर्फ एक ही होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। कल हम लोग थोड़े नोट्स के क्वेश्चंस करेंगे। प्रोराटा मैं अब शुरू नहीं कर रहा हूं, मुझे एक्चुअली लगा था ये थियरी थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा लंबा चल गया, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो थियरी हमारा आज थोड़ा ज़्यादा लंबा चल गया, एंड एट द सेम टाइम एक्चुअली इसमें थोड़ा टाइम लग गया हमारा। ये जो प्रीमियम मनी वाला जो था, इसको थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया, तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं, इसमें हम लोग कल देख लेंगे। प्रोराटा को मैं अभी शुरू नहीं कर रहा हूँ, वोंट सूट, 15 मिनट्स इज़ नॉट एनफ फॉर प्रोराटा, ठीक है। तो बस प्रोराटा ही बच गया हमारा, बाकी सब हो चुका है अभी हमारा। तो वी विल डिस्कस अबाउट प्रोराटा टुमारो, ठीक है। आज भी जल्दी छोड़ रहा हूँ, ओके, एन्जॉय, और देखते हैं फिर कल, ओके। सो टुमारो डोंट मिस इट। आज वैसे भी लाइव व्यूअर्स थोड़े कम दिख रहे हैं मुझे, ज़्यादा जन नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोग शायद बाद में देखेंगे, तो कोई इशू नहीं है इसमें, वैसे भी थियरी था आज। तो कल डोंट मिस इट, कल प्रोराटा डिस्कस करने वाले हम लोग, ठीक है। अच्छा, कोई डाउट कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो अभी, और किसी को कोई डाउट नहीं है तो वो लोग लीव भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं।
वेलकम बेटा, वेलकम। इलस्ट्रेशन 5 को मैंने जानबूझ के छोड़ा है। इलस्ट्रेशन 5 हम लोग क्लास में करेंगे। वेलकम बेटा। हाँ बिल्कुल, सीए में इंटर के बाद सीए इंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं। आई मीन फाउंडेशन के बगैर। वेलकम बेटा, सेम टू यू। नहीं, फाउंडेशन तो कंपलसरी है अभी। आईसीएआई किसी भी चीज़ को रिकग्नाइज नहीं करता आजकल, कुछ नहीं। वो ज़रूरी है, फाउंडेशन ज़रूरी है। सर कैन सी हैव योर नंबर, मतलब समझा नहीं। कैन वी हैव योर नंबर? यस, इट्स 7887788715 7887788715। वेलकम बेटा। नहीं, ICSI शायद से एग्जामेशन देता है, मुझे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। लेकिन आई गेस सीए फाउंडेशन करने के बाद यू कैन डायरेक्टली अपीयर फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव। मैं एक बार उसके बारे में एक बार देख लेता हूँ, नॉट श्योर, लेकिन जहाँ तक सीए फाउंडेशन को रिकग्नाइज करता है वो। ओके, या बाय बाय। ओके, वेलकम। चलो फिर एंड कर रहा हूँ मैं अभी। ओके, गुड बाय एवरीवन, सी यू ऑल टुमारो।